हेलो 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 हेलो। तनीश कहाँ बैठा हूँ बच्चे में? एक चेयर लेके वहां आ जाओ आगे। चेयर मुझे दो, आप नहीं ला पाओ। इससे थोड़ा सा घूम के आना, बच के आना इससे। हाँ भाई क्लास देखो, एक तो भाई क्लास थोड़ा सा ध्यान दो। देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं मैं। देखो आपका ना बैच बेसिकली फुल हो गया है, ठीक है। और वैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि बैच की स्ट्रेंथ अब फुल हो चुकी है। इन केस अगर हम सेकंड बैच अब बनाते हैं 7:15 के बाद वाला जो बैच बनाते हैं, फाइनल कुछ है नहीं, लेकिन अब अगर कोई भी बच्चा आने वाला है क्लास के अंदर तो आपको पहले मुझे इंटीमेट करना है, ठीक है। मतलब जैसे आपका ही कोई ना कोई फ्रेंड आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, या कोई अपना पुराना स्टूडेंट जो था पिछले साल तक वो आएगा, तो आपको मुझे इंटीमेट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि 4 बच्चे खड़े हों, अब जैसे मान लो 2-3 बच्चे आ जाए तो बैठाने की जगह ही नहीं है हमारे पास, और वो फिर इतना वो खिचड़ी वाला काम ना बेकार लगता है बच्चों। उसमें ना आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ना मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं 3-4 बच्चों की वजह से ना मैं पूरा माहौल खराब नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को आप ही सही कर सकते हो, नहीं तो वो बच्चा आया था फिर हमें उस समय बोलना बड़ा बेकार लगता है कि यार नहीं ले सकते अभी। तो अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, आप मुझे इंटीमेट करिए कि सर एक बच्चा आना चाह रहा है, बताइए अभी बैच में जगह है कि नहीं। तो हम अपने बैच में देखेंगे रेगुलर हमारे जो बच्चे वो स्टेबिलिटी में आए हैं कि नहीं आए। इसमें स्लॉट खाली होता है, कोई 2-3 बच्चे अगर लीव करते हैं तो हम उसको ले लेते हैं। अदरवाइज अब जो भी नया बच्चा आएगा हम उसको सेकंड बैच का स्लॉट देंगे, ठीक है। अभी हम कंपल्शन कर देंगे कि अगर पढ़ना है तो आपको सेकंड बैच में आना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैच आपका क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब फायदा नहीं है, ज्यादा बच्चे करेंगे ना बच्चों तो वो पढ़ाई खराब होती है फिर उसमें, है ना। अभी तक ठीक है, अभी तक आप लोग अगर इधर बैठे इधर बैठे, गैप है बीच में, तो इतने में मैं बहुत इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। 12th क्लास में हर साल इतने बच्चे ही पढ़ते हैं, इतने तक की कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। 2 क्लास से आप पढ़ रहे हो, ऐसा दिक्कत आता भी नहीं है इतने में, है ना। कुछ बच्चों को मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर ज्यादा बच्चों में पढ़ाई नहीं होती, तो हो जाती है, इतने तक में हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा करेंगे ना कि बैठाने को भी यहाँ पर हम 10 बच्चे और बैठा सकते हैं, 3 इधर कर दें, 2 उधर कर दें, 2 इधर कर दें, 2 इधर कर दें करके, मेरे को पता वो हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाजार बन जाएगी, फिर वो कुछ भी नहीं होगा, है ना। और फिर वो सेटिस्फेक्शन आपको ना हो पढ़ के और मुझे ना हो, तो भैया वो बेकार ही है ना। तो ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी पुराना बच्चा या नया बच्चा अगर दोबारा आना चाह रहा है ना क्लास में, तो आपको मुझे इंटीमेट करना है बस, पहले बस इतना ध्यान रखना है। जगह होगी जरूर करेंगे, तो सेकंड बैच में अलॉट कर देंगे, ठीक है। चलो अब मुझे तुम ये बताओ, कल हमने या लास्ट क्लास केमिस्ट्री के अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स। एक लाइट बंद करवा देते हैं पीछे वाली जो है, नहीं नहीं इधर इधर चले दो, इधर 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 मत करो, इधर मत करो। मयंक पीछे जाना, वहां पर पहला बटन होगा पीछे, वही दबा दो, पहला बटन ही है इस तरफ से पहला। हाँ ठीक है, आ जाओ, आज सही 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 दबाया, आ जाओ। एसी यार टाइम नहीं मिल पाया आज, कल पक्का, ठीक है। एक दिन और मैनेज कर लो, और अगर तुम चाहो तो ज्यादा मेरे को इंटीमेशन भी डाल देना सुबह कि सर एसी ठीक करा देना, बस ठीक है। ऐसा मेरे को एक मैसेज डाल देना, मैं एक्चुअली टाइम की दिक्कत नहीं, मैं भूल गया था, मैं क्लास में आके मैंने देखा है। अरे कोई नहीं, मैं करा दूंगा। कल कोई भी बच्चा ध्यान से मेरे को बस ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, सर एसी ठीक करा देना, मैं करा लूंगा, ठीक है। वैसे वो एसी ठीक है, लेकिन नई सीजन में शुरू करने से पहले सर्विस होना बेटर रहता है। चलिए भाई इधर भाई क्लास देखिए, लास्ट क्लास हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा करते हैं पीडीएफ वही वाली खोल लेते हैं ताकि एक ही पीडीएफ आप लोगों को पढ़नी पड़े। यही था। तो हम क्या करेंगे ना, देखो जब तक एक चैप्टर चल रहा है उसको सेम पीडीएफ पे कैरी करेंगे ताकि आप लोगों के पास एक प्रॉपर पीडीएफ रहे। और मतलब मैं आज जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें पिछला भी इंक्लूड होगा और आज वाला भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों के लिए बता दिया गया। अब देखिए भाई, अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो आज की ही क्लास अटेंड कर रहा है, सीधा केमिस्ट्री की लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, पहले तो कितने बच्चे ऐसे मुझे एक बार बताओ। आप हैं, मिस्ट्री है, नितिन, सुष्मिता, अभी नहीं थे, पहले भी थे आपसे, ओरिएंटेशन में थे आप, ठीक है, प्रगति है। तो ये कुछ बच्चे, अब बाकी सब बच्चे थे भाई। तो देखो थोड़ा सा ना बच्चों आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक क्लास में ना पूरा हमने एक बहुत मेजर टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर वो चीज थोड़ी बहुत रिलेट करती है, हालांकि जो मैं टॉपिक आज कराने वाला हूँ वो फिर भी समझ में आ जाएगा, जब पिछला ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेट नहीं है, थोड़ा बहुत तो है देखो रिलेट। ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड टॉपिक कर रहे हो और फर्स्ट टॉपिक ना आता तो भी समझ में आ सब कुछ, तो थोड़ा सा दिक्कत तुम लोगों को आने वाला है।
क्या समाधान है? मैंने बोला है इस मंथ के एंड में 31 मार्च को या बेसिकली 30 मार्च को मैंने बोला है कि मैं बेसिकली जो भी संडे पढ़ने वाला है उस दिन फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो भी 2-3 क्लासेस हुआ होगा ना उसका एक प्रॉपर बैकअप दे दूंगा जो भी बच्चे, क्योंकि अभी ये सिर्फ 1 अप्रैल से पहले तक किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा ये रहता है कि रिजल्ट के बाद वाला हिसाब किताब कुछ रहता है। हालांकि हमारा बैच फुल हो चुका है, ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना 1 अप्रैल से पहले पूरा बैकअप दूंगा। किसका? केमिस्ट्री में जितना कराया गया होगा, फिजिक्स में जितना कराया होगा, सारे बच्चे अटेंड करना चाहो सारे कर लेना, जिनको लगता है इन्होंने क्लासेस नहीं ली थी वो करना वो कर लेना। लेकिन 1 अप्रैल के बाद बच्चों कोई भी बैकअप दोबारा रिवाइज नहीं होगा। उसके बाद अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आपको वीडियो मिलती है, वीडियो दिखी है आप लोगों ने, सही दिख रही है, समझ में आ रही है सही से, कोई मेरे को उसमें दिक्कत नहीं लग रही, बहुत इजीली दिख भी रहा है कंटेंट। बस आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखें ना तो उसको चेंज कर लीजिए 1080 वगैरह पे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 360 पे 480 पिक्सल पे चलती है, अच्छी क्वालिटी में चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए साउंड का मेरे को नहीं लगता कोई भी इश्यू है, शोर नहीं आता उसमें क्लास का बिल्कुल भी माइक की वजह से, और वीडियो बिल्कुल सही चली रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। चलिए तो गाइस जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे वो बच्चे जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल काइनेटिक्स। तो मैंने बोला था केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ फास्ट द रिएक्शन इज, कोई भी केमिकल चेंज कितना तेजी से हो रहा है, ये बेसिकली जिस ब्रांच में डिस्कस किया था उसको बोलो क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब रिएक्शन की स्पीड को लेके कुछ है, जो बच्चे नहीं आए थे उनको बताने के लिए, बाकी बच्चों को तो पता ही लग गया होगा क्या चीज होती है। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी भी रिएक्शन की रेट का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? तो आप बोलेंगे सर किसी भी रिएक्शन की रेट का अंदाजा लगाएंगे इस चीज को देख के कि उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ। ऐसे ही कुछ था, जैसे कि आप लोग दोबारा से देख लीजिए, 5 मिनट का एक रिकैप है। मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन 1 में, रिएक्शन 2 में भी कुछ ऐसा हो रहा है। समय 0 पर रिएक्टेंट कितना है बोलो 20, यूनिट की बात अभी मत करिए, बस बात सुनिए। रिएक्टेंट कितना है बोलो 20, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में होगा 0, 5 सेकंड तक रिएक्शन चली, ये घट के हो गया 5, तो 15 शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट साइड पे, मतलब इसमें 5 सेकंड में वो 15 यूनिट बन गया और ये 15 यूनिट घट गया, बेसिकली 5 बच गया। रिएक्शन 2 में ये शुरू में 20 था, प्रोडक्ट 0 था, 5 सेकंड के बाद ये 10 बचा और वो 10 बन गया होगा। ऑब्वियसली बात अगर 10 बना है तो ये 10 घट गया होगा। मेरा बस आपसे ये पूछना है कि कौन सी रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग फास्ट चल रही है, कौन सी रिएक्शन? अब दोनों रिएक्शंस को देखिए और आप लोगों को पता लगेगा रिएक्शन 1 फास्ट चल रही है, रिएक्शन 2 फास्ट चल रही है। बताओ कौन सी रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग ज्यादा तेज है? बताओ कौन सी रिएक्शन, 3 पे कर लो इसको, थोड़ा ज्यादा आवाज करेगा। कौन सी रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग बंद हो गई? फर्स्ट वाली रिएक्शन ज्यादा तेज चल रही है, बिल्कुल बंद हो गया कि? एक सेकंड, बिल्कुल बंद हो गया शायद ना। 1 2 3 कर दो इसको, ठीक है। थोड़ा सा आज मैनेज करो बच्चों, कल से वो ठीक करा देंगे। तो मैंने ये बोला विच रिएक्शन इज मोर फास्ट, इसका मतलब अगर इन दोनों रिएक्शंस को आप देखते हैं, रिएक्शन 1 को रिएक्शन 2 को, बहुत क्लियरली दिखता है रिएक्शन 2 इज रिएक्शन 1 इज फास्टर देन रिएक्शन 2। ऐसा क्यों लगा भाई आप लोगों को? जो बच्चे नहीं आए थे क्लास में उनको लग गया रिएक्शन 1 फास्ट है, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि सर 15 यूनिट बन जाता है 5 सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड में कितने यूनिट ट्रांसफर हो रहा है बोलो? 3 यूनिट। इधर कितना बनता है बोलो? इधर 10 यूनिट बनता है 5 सेकंड में, मतलब हर सेकंड में से कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2 यूनिट। तो यहां पर रेट बच्चों कितने का? 2 का, और यहां पर रेट बोलो कितने का? 3 का। तो जो हमने कैलकुलेट करा हुआ नहीं कुछ नहीं है, रेट ही कैलकुलेट करा हुआ है। रेट इज नथिंग बट इट इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर बोलो क्या, रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। 1 सेकंड में कितना कंसंट्रेशन बदल रहा है? तो इधर भी 15 बदल रहा है 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना बदल रहा है? 3। इधर बदल रहा है 15 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना बदल रहा है? 3। दोनों में से किसी से के थ्रू देख लो, चाहे रेट देख लो रिएक्टेंट के चेंज के थ्रू, चाहे रेट देख लो प्रोडक्ट के चेंज के थ्रू, आंसर बोलो कैसा आता है? सेम आता है। तो जो बच्चे आए थे उनको तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये वाली बात पता ही है कि मैटर है क्या, ये वाला पता है कि नहीं पता भाई जो क्लास में आए थे। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी भाई, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मैं रेट बताना चाहता हूं, मान लो मेरे इस रिएक्शन में 3 स्पीशीज हैं, ए बी और सी। अब मुझे बताइए अगर मुझे इसकी रेट बतानी है तो क्या मुझे सब में चेंज चाहिए या किसी भी एक स्पीशीज में चेंज चल जाएगा? बहुत अच्छे, मैंने आपको बोला था वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय कंसीडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। हम कहते किसी भी एक स्पीशीज में चेंज दिखा दो, चाहे रिएक्शन हमारी ये वाली है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 CaCO3, हम कहते चाहे इसमें चेंज दिखा दो, चाहे इसमें दिखा दो, चाहे इसमें, किसी भी एक में चेंज दिखा दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बता देंगे भाई। हाँ बाकियों में दिखा रहे हो ठीक है, तरीके और पता लग जाएंगे, लेकिन किसी भी एक में भी अगर चेंज बताए तो हम क्या निकाल पाएंगे बोलो? रेट निकाल पाएंगे भाई। तो मैंने आपको बोला था A प्लस B प्लस C कैसे निकलेगी रेट बोलो? रिएक्टेंट के थ्रू निकलती है माइनस लगा के। क्यों निकलती है माइनस लगा के बताओ जरा? क्योंकि साइन कैसा चाहिए बोलो? प्लस का।
ठीक है। और प्रोडक्ट में कैसे चाहिए बोलो, प्रोडक्ट में आएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसमें आपको प्लस ही लगाना होता है बिकॉज ऑलरेडी साइन कैसा आता है प्लस का। देखो ये बात थोड़ी सी जो बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत तसल्ली से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास ली है तब जाके प्रॉपर समझाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा होल्ड रखिए, जब लास्ट में बैकअप कराऊंगा तब आपको ये वाली बातें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। मैं कुल मिला के बच्चों लास्ट बात पे लेके आता हूं, खत्म करो, आखिरी बात पे लेके आते हैं फाइनल। इसको मैं टच देता हूं। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में 2 चीजें बताई हैं। एक बताया है मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच। क्या तुम्हें ये क्लियर है कि ब्रांच किस चीज के ऊपर डील करती है? फटाफट से बताओ। क्या तुम्हें एक चीज पक्की क्लियर है? यस सर, रेट के ऊपर डील करती है। क्या तुम्हें दूसरी चीज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आता है? तो आप कहेंगे सर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आता है। सर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं सर? किसी भी रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व है, मुझे किसी भी एक स्पीशीज का कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, बस वो पता होना चाहिए। मैं क्या निकाल दूंगा? उसकी रेट निकाल दूंगा। तो मैंने ये कहा कि जनरली बस इतना याद कर लो कि अगर कोई रिएक्शन है AA BB गिव राइज टू CC और DD, तो जो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो कैसे कैसे बता सकता हूं? तो आपने कहा चाहे तो मुझे A घटता हुआ दिखा दो, चाहे B घटता हुआ दिखा दो, चाहे C और D बढ़ता हुआ दिखा दो, कोई भी किसी भी एक स्पीशीज में मुझे बस क्या बता दो? चेंज। तो मैं आपको बता पाऊंगा बेसिकली कि रेट जो है बेसिकली क्या होगी रिएक्शन की। जो बच्चे नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था इन बच्चों को, आप थोड़ा सा सुनना चाहें सुन सकते हैं। कि मैंने बोला था कि मान लो मेरे पास ये मार्कर है, 2 मिनट लगेंगे बस में, ये मार्कर है और मार्कर किस तरीके से तैयार हो रहा है? बेसिकली कुछ इस तरह की रिएक्शन से मार्कर तैयार हो रहा है। आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए जिस फैक्ट्री के अंदर ये मार्कर बन रहे हैं ना, वहां पर उनके पास क्या सिस्टम है? एक डब्बे में ढक्कन रखे हुए, एक चैम्बर है, वहां पर क्या रखे हुए? ढक्कन, सिर्फ ढक्कन। दूसरे वाले चैम्बर में क्या रखे हुए हैं? ये खुले मार्कर। ये A है, ये B है, और ये ऐसे मिलाते हैं वर्कर्स और ऐसे फेंक देते हैं। ये बोलो क्या बन गया? C। एक ढक्कन, एक खुला मार्कर, तब जाके एक ही मार्कर तैयार हुआ। एक और एक मिलके एक ही हुआ। एक ढक्कन की यूनिट ली, एक खुले मार्कर की यूनिट ली, और बोलो क्या तैयार हुआ? एक कंप्लीट मार्कर तैयार हुआ। कुछ ऐसा ही रिएक्शन है A जमा B बराबर C। ढक्कन, खुला मार्कर और पूरा तैयार मार्कर। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? अब मैं आपसे बस ये पूछता हूं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए मार्कर बनने की प्रोडक्शन कितनी तेज है इस कंपनी की, तो आप ये कहेंगे कि मुझे तीनों चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, या तो मुझे बस ये दिखा दो कि कितनी तेजी से इस जो मार्कर बन रहे हैं ना, जो चैम्बर में मार्कर गिर रहे हैं, वो वाला दिखा दो कि भाई कितने मार्कर्स इसके अंदर कितनी देर में गिर रहे हैं। जैसे कि आपको दिखा कि भाई 5 सेकंड के अंदर 20 मार्कर्स गिरे। 5 सेकंड में कितने मार्कर गिरे? 20। तो आपने कहा 4 की रेट है बनने की मार्कर की। कितनी बोलो? 4 की। मैं कहूंगा अगर मैं ये ना दिखा के बच्चों तुम इसमें ढक्कन वाला दिखा दो चैम्बर, सिर्फ कौन सा चैम्बर दिखा दूं? ढक्कन, तो आप कहेंगे मैं तो भी बता दूंगा। बोलो है कि नहीं? आप ये कहोगे सर मुझे बस ढक्कन कम होते दिखा दो कि कितने ढक्कन कम हो रहे हैं, कितने समय में मेरे को पता लग जाएगा कितने मार्कर तैयार हो रहे हैं। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? आप तो ढक्कन छोड़ो, मेरे को बस ये खुले मार्कर कम होते दिखा दो कितने कम हो रहे हैं। अरे अगर ये 20 मार्कर तैयार हो रहे हैं 5 सेकंड के अंदर, तो मुझे बताओ कितने ढक्कन कम हो रहे होंगे 5 सेकंड में? 20 ही कम हो रहे होंगे। रेट फिर भी 4 का ही है। कितने खुले मार्कर कम हो रहे होंगे? 20 ही कम हो रहे होंगे 5 सेकंड के अंदर। कितने का रेट है? बोलो 4 का। तो आप कहेंगे कि भले ही रिएक्शन में 3 स्पीशीज हैं, A B और C, बट आप कहेंगे रेट तो किसी भी एक स्पीशीज की चेंज के थ्रू भी पता लग जाएगी। आप मुझे रिएक्शन में किसी भी एक स्पीशीज में बता दो कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, मैं रिएक्शन की रेट बता दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? इसलिए मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूं कि रेट जो है ना, हम किसी भी स्पीशीज के थ्रू बता सकते हैं, A B C और D। गेट माय पॉइंट? लेकिन बतानी कैसे बच्चों? तो जैसे कि ये जो आगे लगे हुए स्मॉल A स्मॉल B C D जो लगे हुए हैं, ये तो होते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये जो कैपिटल A B C D लगे हुए हैं, बोलो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स बेसिकली। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पे बोलूं तो N2 प्लस में तो ये 2 3 आगे वाले नंबर हैं और पीछे वाले बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों रेट कैसे पता लगेगी? तो बोलते हैं अगर A के थ्रू बतानी है तो कैसे पता लगेगी? A की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या? लेकिन जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कहां आता है? और ये मैंने आपको ऐसे नहीं बोला किसी से रट लो, मैंने इसका लॉजिक तुम्हें बताया था वो डिवाइड में क्यों आता है। बोला है कि नहीं? हालांकि पेपर में को पूछेगा नहीं डिवाइड में क्यों आया, लेकिन मैंने तुम्हें लॉजिक दिया था इसके पीछे का, ठीक है ना? तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं, वीडियो भी आपके पास ग्रुप में है। माइनस का 1/b चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन C का बोलो बच्चों 1/c चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एंड 1/d चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये रेट के चारों फॉर्मूले हैं, मतलब कि रेट आप किसी के थ्रू भी निकाल सकते हो। A में चेंज के थ्रू, B में चेंज के थ्रू, C में चेंज के थ्रू, D में चेंज के थ्रू। तो बोले बताओ C के चेंज के थ्रू कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे रेट होगा 1/c टाइम्स ऑफ 1/c टाइम्स ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे वो बच्चे पूरी तरीके से लास्ट क्लास को रिवाइज कर चुके हैं बच्चों, और ये हर बार रहेगा। जो भी हम नई क्लास शुरू करेंगे उसमें हम 10-15 मिनट पिछली क्लास को देने वाले हैं।
तो मुझे बस ये बताइए, 2 टॉपिक ही कराए हैं मैंने अब तक तुम्हें। पहला टॉपिक बच्चों क्या था? मीनिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शंस, की रिएक्शन कितनी फास्ट रहने वाली है, स्लो रहने वाली है, इसके बारे में डील करता है कौन? केमिकल काइनेटिक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, सर रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आप कहीं से रेट कैलकुलेट करते हैं बस ये देख के कि कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में या कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी किसी भी स्पीशीज को पकड़ लो, मैंने बोला ढक्कन को देख लो, जो खुले मार्केट देख लो, उसको देख लो, किसी भी स्पीशीज को पकड़ लो, उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग बोलो क्या पता लग जाएगा? रेट। मैंने इसका न्यूमेरिकल भी करवाया था तुम लोगों को लास्ट में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है, एक केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच का मतलब, एंड सेकंड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक जनरलाइज रिएक्शन लिखवा दी मैंने। अब इसके अलावा कुछ भी बनेगा, ये जनरलाइज रिएक्शन ही तो होगी, बोलो इसके थ्रू रेट कैसे निकलेगी? बोलो बताओ सब बच्चे। तो बोलोगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन माइनस का 1 बाय में 3 टाइम्स ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, 1 by 2 टाइम्स ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मैं मान के चलूं दोनों चीजें हो चुकी हैं रिवाइज। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, जब आप लोगों को मैं टॉपिक्स करा रहा हूं ना, थोड़ा बहुत हमारा सीक्वेंस बुकलेट से या एनसीईआरटी से आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि मैं कोई टॉपिक करा रहा हूं, आप कहीं से पीछे में भी छोटी सी चीज रह गई है, तो वो सब करवाया जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें चल सकती है, ठीक है? तो ये मत सोचना कि सर वो यूनिट नहीं बताई है, ये वाली चीज ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ भी था, सब आने वाला है। लेकिन वो मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि पहले जो चीज एक जैसी चल रही है पहले उनको कर लो, फिर कुछ अलग आ रहा है उसको बीच में करा दो, ठीक है? तो पहली चीज तुम्हें जो मैंने 2 बातें बताई वो तुम्हें क्लियर है? चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस साल क्वेश्चन भी आया हुआ इसके ऊपर और हर बार आता है जनरली। टॉपिक का नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छे से समझना, तुम लोगों को ही क्वेश्चंस करने होंगे इसके। चलिए, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या माजरा है भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन का, देखने की कोशिश करते हैं। आज नोट कर लेना, जिसको बुकलेट लेना आज ले जाना बाद में। मान लो एक रिएक्शन है ए बी बी, चलो बोर्ड पे देखो बच्चों, मैं ये कहता हूं किसी भी रिएक्शन की रेट ना उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड जरूर करती है। जैसे कि मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि मान लो ये म्यूरजग है ना, म्यूरजग में क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। तो समझने की कोशिश करना, कुछ 2-3 एग्जांपल्स देता हूं मैं आप लोगों को। और म्यूरजग में यहां पर हमने ना एक टैप लगा रखी है, ठीक है? तो ड्राइंग भाई मेरी ऐसी है, वो तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। अब यहां टैप लगा रखी है, अब ये इस टैप से बेसिकली बोलो क्या आता है? पानी आता है, और ये भर रहा है। अब मेरी बात सुन लो भाई क्लास, इधर ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका बोलो क्या है? प्रोडक्ट। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब म्यूजिक से आप ये काम कर रहे थे तो जिस समय म्यूजिक पूरा भरा हुआ था उस समय इसके चलने की रेट जो थी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे पानी की आने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और जब पानी बिल्कुल नीचे आने लग जाता है तो रफ्तार बड़ी कम हो जाती है। मीन्स इससे क्या समझ में आता है कि सर रिएक्शन की जो रेट है ना वो कितनी तेज चलने वाली है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि रिएक्टेंट कितना ज्यादा है। रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो बड़ी तेजी से भी खत्म होगा, ये बात भी मानते हो कि नहीं मानते? और रिएक्टेंट कहीं ना कहीं कम है तो धीरे धीरे खत्म होगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे कि डैम में बहुत सारा पानी है तो उसका फ्लो होने वाला है, बहुत तेज होने वाला है, और डैम में अगर पानी कम है तो बेसिकली उसका फ्लो कैसा होने वाला है? कम होने वाला है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब चीज ज्यादा होती है तो तेजी से खत्म होती है, और जब चीज कम होती है तो धीमे धीमे खत्म होती है। बोलो है कि नहीं? ऐसा ऐसा होता है। आपका बहुत सारा पैसा है, पैसा का एग्जांपल दिया भाई, कुछ बोला तुमने? पैसा पैसा बोला, बिल्कुल ऐसा है सच में। अगर आपका बहुत सारा पैसा है तो आपकी खर्च करने की रेट भी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? अभी आपके हिसाब से समझिएगा, आपके पास इधर आपके पास 10-20 हजार रुपए आ जाए आपके एज के हिसाब से तो आप बहुत सारा खर्च करेंगे भैया, सोच, है ना? कुछ लेंगे कुछ लेंगे कुछ लेंगे, लेकिन जेब में हो भैया 100-150 रुपए, तो उसके खर्च करने की रेट बोलो क्या हो जाएगी? बड़ी कम हो जाएगी। 10 रुपए की फ्रूटी ली, बस अब रोक लिया थोड़ा सा, अब नहीं, है ना? कुछ ऐसे ही हुआ। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना तेजी से बेसिकली बोलो क्या चलता है? रेट चलता है। एक तो ये वाली बात समझ में आती है। दूसरी बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बच्चों आपको नहीं लगता कि मान लो एक रिएक्शन चल रही है, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो उसको ध्यान सुनना। अभी मैं टॉपिक में आया ही नहीं हूं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। पता है क्या होता है बच्चों? फैक्ट्रीज में अमोनिया बनता है, बेसिकली गैस स्पेस में बनता है, गैस की फॉर्म में बनता है और वैसे ही बनता है। मान लो ये गैस है और ये गैस है, और ये मान लेते हैं लिक्विड है। बेसिकली इन दोनों को कंप्रेस करके मिला के किस तरीके से अमोनिया बना रहे हैं। मेरा आपसे बस ये कहना है
कि जब मैं नाइट्रोजन के चैम्बर में, मान लो ये नाइट्रोजन का चैम्बर है, ये वाला कौन सा चैम्बर है, लेट इट बी, चलो यही लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन का चैम्बर है, और दोनों के चैम्बर मिलके किसी एक ही चैम्बर में जा रहे हैं, और बेसिकली किसका बन रहा है, बोलो, अमोनिया बन रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये जैसे कि गैस होगी तो इस पिस्टन में बंद होगी, और ये हाइड्रोजन होगी, और दोनों से मिलके, बच्चों दोनों से मिलके अमोनिया बनेगा। रफ रफ मैंने डायग्राम बनाया, ऐसा कुछ नहीं होता वैसे, बेसिकली ये ऐसे ही बना दिया बस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा, बेसिकली क्या बनेगा, बोलो, अमोनिया बनेगा। हम जानते हैं बेसिकली इस तरीके से अमोनिया बनेगा। अब फोकस मेरे इस बात पे करना, क्या आपको नहीं लगता कि अमोनिया की प्रोडक्शन N2 और H2 के अमाउंट पे डिपेंड करती है? मैं अगर जैसे ही N2 बढ़ाऊंगा एकदम से प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, मैं H2 बढ़ाऊंगा एकदम से प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, बोलो है कि नहीं? मतलब कभी भी आप कुछ रिएक्टेंट्स को मिला के क्या बना रहे हैं, बोलो, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में अगर बदलाव करोगे तो बोलो रेट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आपने यहाँ पर रिएक्टेंट को बढ़ाना स्टार्ट करा तो एकदम से रेट, बोलो, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो सकती है। ये कुछ आग में घी डाल रहे हैं, ऐसा है कि भाई ये कोई रिएक्शन स्लो चल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ घी डाल दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया, बेसिकली एकदम से उसमें क्या हो गया, रेट फास्ट हो गया। तो मैं आपको बताता हूं क्या माजरा है, आप जरा बोर्ड पे सुनना। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक बात कही कि किसी रिएक्शन की रेट, ये शुरू के 10 मिनट बहुत क्रूशियल है इस टॉपिक, ये 10 मिनट समझ में आ गए ना, फिर तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएगा। किसी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए पर भी डिपेंड करेगी और बी पर भी करेगी। पहले ए को ही ले लेते हैं। कहते हैं कि रिएक्शन की रेट जो है ना, अपनी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। बट वो डिपेंडेंसी कैसी है ना, ये बात हम नहीं जानते, इसलिए इसके ऊपर पावर लगाई मैंने एक्स। अब आप कहेंगे सर डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो बोलूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों। मैंने ना इस रिएक्शन में ना एक्सपेरिमेंटली काम करके देखा। मैंने ए को ना दुगना करा, क्या करा, बोलो, ए के अमाउंट को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, और मैंने देखा कि भाई सीओडी की प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा, यानी रेट पे क्या असर पड़ा, रेट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली। तो मैंने पाया कि जब मैंने ए को दुगना करा ना, तो मेरी रेट भी दुगनी हो गई। क्या हो गई? फोकस करना इन शब्दों पे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो मेरी रेट भी कितनी हो गई, दुगनी। तो मुझे बताओ, किसी चीज को 2 टाइम्स करने पर अगर रिजल्ट रेट का 2 टाइम्स ही मिल रहा है, इसका मतलब पावर कितनी है? बहुत अच्छे सोचिए, सब बच्चे सोचिए, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है बच्चों, चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट क्यों ना, लेकिन इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। मैंने बोला इसको मैंने 2 टाइम्स करा ए को, और मुझे बताइए रेट भी 2 टाइम्स ही हुआ, इसका मतलब पावर बोलो कितनी है, 1 है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसको दुगना करा और रेट 4 गुना बढ़ गई। रेट कितनी गुना बढ़ेगी कि भाई इस रिएक्टेंट को अगर मैंने बढ़ा दिया एकदम से, प्रोडक्शन कितनी गुना हो जाएगी, बोलो 4 गुना हो जाएगी। मैंने पाया कि अगर मैंने ए को बढ़ाया दुगना, इधर बच्चों ए को मैंने क्या करा, पीछे लखन, ए को मैंने दुगना करा और रिजल्ट मिला मुझे रेट का 4 गुना। कितने गुना रहा? 4 गुना। तो मुझे बताओ पावर 1 है 2 है? 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 बनेगा ना। दोबारा समझते हैं, अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को दुगना करा, कितना करा बोलो, इसको तो करा दुगना, लेकिन रेट पर असर बढ़ा 8 गुना। कितने गुना? रेट एकदम से 8 टाइम्स होगी। कितने टाइम्स होगी बताओ? पावर कितनी है? 3 है पावर। इसका मतलब समझो। तो इसने क्या कहा कि रेट ना ए पर डिपेंडेंट तो है, रेट ए पर कितनी तरीके से डिपेंडेंट है, ज्यादा सेंसिटिव है उसके साथ कि भाई थोड़ा सा भी बदलूंगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये पावर से पता लगेगा। किससे पता लगेगा बोलो? पावर से। तो अभी पावर पे नहीं जा रहे, पावर देखते कैसे निकलेगी, लेकिन रेट ए पर डिपेंड जरूर करेगी, और कितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी ये पता लगने वाला पावर के थ्रू। किसके थ्रू बोलो? अगर पावर 1 है तो थोड़ी कम सेंसिटिव है, दुगना करने पर दुगना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर पावर 2 है तो दुगना करने पर 4 गुना रिजल्ट मिलेगा। मैं समझ में आ रहा है? अगर पावर 3 है, दुगना करने पर कितने गुना बढ़ा? 8 गुना रेट बढ़ जाएगी। ये होता है मतलब इसकी पावर का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइयर द पावर, हाइयर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन रेट विद देयर रिएक्टेंट। उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट के साथ बोलो क्या हो जाएगी? सेंसिटिव हो जाएगी। गेट माय पॉइंट? अच्छा, कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर, मुश्किल बात पहले ही कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं रिएक्शन की रिएक्टेंट को बढ़ाऊं और रेट घट जाए। क्या पता कुछ ऐसे रिएक्टेंट हो इस चीज को बढ़ा दिया तो भैया। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सर अगर नेगेटिव पावर आ जाएगी इसमें, क्या आ जाएगी बोलो? अगर नेगेटिव पावर आ गई, बहुत अच्छे, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, तो वो इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बोलो? अब इसको बढ़ाऊंगा तो रेट घटेगा, अब इसको बढ़ाऊंगा तो रेट घटेगा। अभी पावर का मुद्दा निकलेगा कैसे ना, वो बात की चीज है। लेकिन आप बस मुझे ये बताओ, मेरी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट ए पर डिपेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती? और ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकती है और कम डिपेंडेंट। बस रेट लो यही कहना चाह रहा है कि ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकती है और कम भी, वो डिपेंड करेगा पावर पे, एक्स पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, क्या सिर्फ ए पे डिपेंड करेगी? नहीं सर, बी पे भी करेगी। और बी पर कितनी सेंसिटिव होगी? सर ये बी की पावर से पता लगेगा। किससे पता लगेगा बोलो?
अब सोचो मान लो a की पावर तो 1 है और b की पावर 2 है, क्या सेंस इसका कि मैं a को दुगना करूंगा तो रेट दुगनी होती होगी, लेकिन b को दुगना करने पर रेट 4 गुना होती होगी। अगर इसकी पावर 2 है तो किसके साथ ज्यादा सेंसिटिव है बोलो, b के साथ। सुष्मिता बात समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं? तो मैंने इन दोनों बातों को मर्ज किया और मैंने कहा कि रेट का ना एक फॉर्मूला बना कि रेट जो होती है ना वो a पर भी डिपेंडेंट होगी, b पर भी, लेकिन कितनी डिपेंडेंट होगी, कितनी सेंसिटिव होगी भाई, ये तो पावर से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? और पावर कैसे पता लगेंगे चिंता मत करिए, वो एक्सपेरिमेंटली पता लगेंगे, अभी बताऊंगा किस तरीके से पता लगेंगे। लेकिन आप मुझे बस बताइए क्या आपको इस एक्सप्रेशन का कुछ मीनिंग हल्का फुल्का समझ में आ गया? बाकी समझ में आएगा न्यूमेरिकल के दौरान। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चों। अभी प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ना हमेशा आप लोगों को पता है कांस्टेंट आता है, तो मैंने यहां पर लगाया बच्चों एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दिया? रेट कांस्टेंट। और अभी आप लोग रेट कांस्टेंट को लेके ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस अभी जितना बताया बस उतने भी ध्यान दीजिए। रेट बराबर हो गया कि बस रेट कांस्टेंट बोल दिया इसको, a की पावर x b की पावर y, a की पावर x b की पावर y, और इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलो क्या बोलते हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी तुम्हारा बुकलेट नहीं तो मैं इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ा देता तुम लोगों को, ठीक है ना? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअली एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताता है, आपको बोलेगा बताता क्या है बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के जरिए हमें यह पता लगता है कि हमारी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि आप मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को एक एक्सप्रेशन लिख के दे दूं, सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन लिखी। अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो ये रिएक्शन है और मैंने यहां पर ना कुछ ऐसा लिख के दे दिया। चलो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दे दिया। अब आप लोगों से मेरे सवाल है कुछ, बताइए रिएक्शन की रेट N2 के साथ ज्यादा सेंसिटिव है या H2 के साथ ज्यादा सेंसिटिव है? N2 के साथ। आपने ऐसा कैसे सोचा? तो आप कहते हैं सर उसकी पावर 2 है। सर ये बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा है इस एक्सप्रेशन से कि अगर मैं इसको दुगना करूंगा ना तो रेट 4 गुना बढ़ जाती है उनसे, तिगना करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगी। सर स्क्वायर की टर्म्स में बढ़ेगी, दुगना करूंगा 4 गुना बढ़ेगी, तिगना करूंगा 9 गुना बढ़ेगी। गेट माय पॉइंट? लेकिन मैं H2 को दुगना करता हूं तो रेट पे दुगना ही असर पड़ता है, इसको दुगना करता हूं 4 गुना असर पड़ता है। जितनी बड़ी पावर उतना बड़ा बोलो क्या असर। अब बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है? सर रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें इस एक्सप्रेशन से बेसिकली ये पता लग जाता है कि मेरी रिएक्शन की रेट ना अपनी रिएक्टेंट्स के साथ कितनी ज्यादा बोलो क्या रहने वाली है? सेंसिटिव। और ये बात पता होनी चाहिए मुझे, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए इसको बढ़ाने पर यह असर पड़ने वाला है। कहीं पता लगा कुछ ऐसा मिला दिया कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, दिक्कत हो सकता ही नहीं हो सकता। तो केमिस्ट्री में इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हैं तो आपको ये पता हो कि इस रिएक्शन की जो रेट है, इसकी जो प्रोडक्शन है, अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी सेंसिटिव है। कहीं तुमने कुछ ऐसी चीज ना मिला दी हो जिससे एकदम से रेट बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए रेट एक्सप्रेशन जानना जरूरी होता है, हायर लेवल पर तो जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे आप और आपने कहा थोड़ा सा मजा नहीं आया, ये तो बम बड़ा छोटा सा लग रहा है, पटाखा सा फट रहा है वैसे तो, है ना? छोटा सा वो होता है ना लहसन बम होता है, वैसा बम लग रहा है। तो आपने उसमें कुछ ऐसा चीज मिला दिया, यूरेनियम या थोरियम थोड़ा सा ज्यादा मिला दिया, आपने दुगना ही करा। आपने सोचा दुगना कर देता हूं, क्या असर पड़ेगा रेट पे, दुगना करने से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। लेकिन क्या पता उसके ऊपर पावर 100 लगी हो, समझ रहे हैं? रेट बहुत बढ़ गया एकदम से। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन का बोलो क्या? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि इसके जरिए क्या पता लगता है? इसके जरिए पता लगता है कि मेरे इस रिएक्शन की रेट जो है वो अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी सेंसिटिव है। लेकिन बात ये निकल के आती है सर ये मुझे पता कैसे लगेगा? तो बच्चों एक बात बताओ, इतना सारा तुमने मेरे टॉपिक सुना, मैंने 15 मिनट तुमसे बातें करी इस चीज को लेके, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता लग सकता है? इसको थ्योरेटिकली नहीं पता लगा सकते, रिएक्शन को देख के कभी पता नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो इसके आगे 1 लगा था, इसके आगे 3, मैंने यहाँ 2 और 1 लिखा है। इन 2 और 1 का, ये इस x और y का बकायदा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इस x और y का इस स्मॉल a और स्मॉल b से कोई भी लेना देना। ये x और y निकलते हैं एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकलते हैं? ध्यान रखना, these x and y has no relation with stoichiometric coefficient A and B, x and y can only be calculated experimentally, not theoretically. Theoretically मतलब देख के नहीं कर सकते बच्चों आप कैलकुलेट। गेट माय पॉइंट? आप इसको देख के नहीं कैलकुलेट कर सकते कि भैया मैंने देखा और मैंने बता दिया रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको कैसे करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली।
चलिए 1 मिनट की बात बोलूंगा, उसके बाद आऊंगा इसके क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें टॉपिक बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। अब मेरी पूरी बात सुनो, मैंने क्या बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन में? मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन ए जमा बी बराबर सी सी डी डी हो रही है। मैंने बोला उस रिएक्शन की रेट जो है वो ए पर भी डिपेंडेंट होगी और बी पर भी, लेकिन कितनी डिपेंडेंट होगी ये पता लगेगा उसकी पावर एक्स और वाई से। कुल मिला के एक्सप्रेशन बना दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, एंड दिस पावर्स विल डिसाइड कि भैया रेट कितना ज्यादा सेंसिटिव है, बोलो किसके साथ, बोलो ए के साथ, या बोलो किसके साथ, बोलो बी के साथ। उसके बाद मैंने बस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया के, और मैंने बोला ये फुल एक्सप्रेशन होता है हर रिएक्शन का अपना ही एक्सप्रेशन होता है, और ये एक्सप्रेशन तुम्हें क्या बयां करता है? ये हमें बयां करता है कि इस रिएक्शन की रेट जो है अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ कितनी सेंसिटिव रहने वाली। इसको बदलूंगा तो क्या असर पड़ेगा, इसको बदलूंगा तो क्या असर पड़ेगा। आज बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ इसका 1 मार्क का, बिल्कुल डायरेक्ट। आने को 2-3 मार्क्स में भी आता है, लेकिन इस बार 1 मार्क का दिया हुआ था क्वेश्चन, दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आया था। आपको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं बच्चों सीधा सीधा इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन निकाले सीधा इसका, तो मैं पहला क्वेश्चन निकालता हूं इसका। यहाँ बुकलेट थी, अरे बोर्ड वाले पे भी आएंगे भाई। अच्छा मैं बुकलेट बोर्ड पे खोल लूं, यहाँ एक बुकलेट थी यार, ये रही। लिख देता हूं, बच्चों 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तीसरा आप लोग खुद करेंगे। देखो बच्चों, इस हफ्ते तो काम चला लेंगे ऐसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बुकलेट आप रखेंगे तो देखो हमारा काम जल्दी रहेगा, हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। आओ बच्चों बोर्ड पे देखिए भाई, अभी ना यूनिट पे ज्यादा मत जाना, यूनिट मैंने तुम्हें बताई नहीं, हालांकि इनकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर में। ठीक है, मैं सिखा दूंगा ये चीज कैसे है, वो सिखा दी जाएगी, उसको लेके अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी आप लोगों को मेन फोकस करना है, एक रिएक्शन है, बताते हैं वो चीज भी, आज जाते हुए वाली चीज बता देंगे। आप पहले बोर्ड पे देखो, आपके सामने एक रिएक्शन है, अच्छे से सीखना बिकॉज अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करवाने वाला हूं डायरेक्ट। ठीक है, आपके सामने एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। इन्होंने कहा हमने आपको एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया, जो हमने लैब में करके देखा, आप लोगों को बताना है बेसिकली रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन कैसा होगा। समझ में आई बात? डाटा कुछ ऐसा है कि पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान N2 के अमाउंट को 2 यूनिट लिया गया, बाद में लिखना बच्चों समझो। N2 के अमाउंट को 2 यूनिट लिया, H2 के अमाउंट को कितना लिया, 8। रेट चल रही थी 5 की स्पीड से, कितनी स्पीड से बोलो, 5। जो बच्चे नहीं आए थे बस इतना समझ लीजिए कि 5 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। जैसे बोल रहे हैं ये मोल पर लीटर में है, ये मोल पर लीटर में है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, कि हर सेकंड में कितना बेसिकली अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। यूनिट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप मेन बात समझिए कि अगर ये 2 यूनिट है 8 यूनिट, तो रेट कितनी चल रही है, 5 की। 5 यूनिट के हिसाब से चीजें ट्रांसफर हो रही है, कोई नहीं। ये 4 है, वो 8 हुआ, मतलब इसको 4 कर दिया, इसको 8 कर दिया, तो रेट कितने चली, बोलो 20 से, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 2 करा, इसको 16 करा, बेसिकली मतलब बदल बदल के देख रहे हैं, तो बेसिकली रेट कितनी होगी, बोलो 10 की होगी। कितनी होगी, बोलो 10 की। अब करना कुछ नहीं है, बोर्ड पे देखिए, मैं आप लोगों को ना क्लास इधर, आप लोग क्या कहेंगे बोर्ड पे देखिए, आप लोग कहेंगे सर किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, फोकस करेंगे, किसी भी रिएक्शन की जो क्या होती है रेट, वो क्या होती है, बोलो के टाइम्स ऑफ, अगर रेट लो एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करें तो क्या बोलो, N2 की कुछ पावर x आएगी और H2 की कुछ पावर बोलो क्या आएगी, y आएगी। क्वेश्चन का करने का तरीका तो सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक पहले सिखा रहा हूं इस बार। ट्रिक में हालांकि मैं हमेशा बाद में सिखाता हूं, लेकिन ट्रिक इस बार पहले सिखा रहा हूं। ठीक है ना, ट्रिक पहले समझो क्या चीज है। ट्रिक बहुत इजी सी है, आप लोगों को एक छोटी सी चीज फोकस करनी है, जो मैं आप बोलूं अच्छे से सुनना। आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, पहली बार ये 2 था, ये 8 था, तो रेट 5 का था। अगली बार किस चीज में बदलाव हुआ, बस ये देखो, H2 तो कांस्टेंट रखा है, H2 में कोई बदलाव, लेकिन H2 की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज। किसको बढ़ाया मैंने, N2 को। N2 को मैंने 2 से 4 करा, मतलब बता कितना करा भाई, तो मैं बोलूंगा दुगना करा। कितना करा बोलो, ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं आएगा, ट्रिक में लिख रहा हूं, बाद में इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने इसको दुगना करा, कितना करा बोलो, दुगना। ध्यान सुनना, N2 को सर दुगना करा, उस दौरान मैंने H2 में कोई भी चेंज,
H2 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, रेट कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट ही होगा। मैंने कहा मैंने N2 को दुगना करा, क्या करा बोलो, दुगना, 2 से 4, रेट पे असर बताना क्या हुआ, रेट होगी 4 गुना। अब खुद दिमाग लगा लो, अगर किसी को दुगना कर रहे हो बट असर 4 गुना का पड़ रहा है तो पावर 1 है या 2 है, गेट माय पॉइंट, नहीं आया समझ में? सर सिंपल देख के पता लग रहा है, सही तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। सर मेरे को दिख रहा है N2 मेरा अगर 2 टाइम्स हुआ तो मैंने पाया रेट कितने गुना हुआ, 4 गुना। लेकिन बच्चों इस दौरान एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरी चीज कांस्टेंट रही हो, दूसरी चीज क्या रही हो, क्या पता उसमें भी बदलाव हो रहा हो, तो फिर एग्जैक्ट इसका नहीं पता लग रहा कि इसकी वजह से कितना असर पड़ा। तो जिस समय आप किसी एक को देख रहे हैं तो दूसरा बोलो क्या रहना चाहिए उस समय, कांस्टेंट। बात को समझो ताकि पूरा इसी का असर पता लगे। तो H2 में कोई चेंज, कंडीशन है ट्रिक की कि पहले दूसरी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। N2 हुआ दुगुना तो रेट पे असर पड़ा 4 गुना, गेट माय पॉइंट। तो अगर किसी चीज को दुगुना करने पर असर 4 गुना पड़ रहा है मतलब पावर कितनी, 2, तो मुझे पता लग गया x तो 2 है, x तो कितना है, गेट इट। नेक्स्ट H2 को समझते हैं बच्चों। अगर आप पहले और तीसरे को देखते हैं तो पहले और तीसरे में N2 को चेंज नहीं करा है, N2 को चेंज, देखो N2 पहले भी 2 अभी भी 2, लेकिन H2 हुआ 8 से 16, 8 से, फटाफट से देखना बच्चों मैंने क्या बोला, N2 कितना हुआ, सॉरी H2 कितना हुआ, 8 से 16 यानी दुगना, यानी क्या हुआ, तो मुझे बताना जरा रेट 5 से 10 यानी बोलो कितनी, दुगनी। अरे भाई अगर H2 को 2 टाइम करता हूं तो रेट भी 2 टाइम ही होता है, 2 टाइम करने पे 2 टाइम ही हो रहा है मतलब पावर कितनी, 1, पावर कितनी। तो मेरे को आंसर तो पहले ही पता लग गया कि मेरा जो रेट है वो k टाइम्स ऑफ N2 की पावर कितना, 2, और H2 की पावर कितना बोलो, 1। एक्सपेरिमेंटल डाटा से आंसर मिला कि नहीं मिला, ट्रिक से ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ फटाफट से। सर कैसे चेक कर रहे हैं, किन्हीं भी 2 एक्सपेरिमेंट को पिक करो और देखो किसको कितना बदलने पर रेट पे क्या असर पड़ा, बस इतने से पता लग जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताओ। कराऊंगा अभी क्वेश्चन इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके प्रैक्टिस होगी। लेकिन पेपर में तो ऐसा नहीं करके आ सकते ना, पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा, पेपर में आपको इसको सब्जेक्टिव तौर पे करना पड़ेगा। सुष्मिता बात समझ में आ गई ऊपर वाली? अब कैसे करना है पेपर में वो सुन लो सब बच्चे। पहले आपने इक्वेशंस तैयार करो, कैसी इक्वेशंस, सब बच्चे बोर्ड पे देखना। आप बोलोगे सर रेट इनिशियली 5 थी, कितनी थी बोलो, रेट 5 की थी, के मुझे पता नहीं है, N2 मेरा उस समय 2 था तो 2 की पावर x, H2 मेरा बोलो कितना था, 8 था, 8 की पावर y। पहली इक्वेशन, किसी को प्रॉब्लम है? दूसरी इक्वेशन बोलो क्या बनी कि सर रेट हो गई 10, रेट कितनी होगी बोलो, जब N2 को मैंने करा 4 यानी 4 की पावर x, और सॉरी गलत, 20 होगी बेसिकली। तो मुझे बताओ बोलो 4 की पावर x और 8 की पावर बोलो कितना, y। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन और बता दो बोलो क्या बनेगी, सर रेट हुई 10 जिस समय मैंने N2 को रखा मैंने 2 और H2 को मैंने रखा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब इन 3 इक्वेशंस में से ना आप पहले 2 को पिक करो, इन 2 को पिक करो, इन 2 में आपको दिख रहा है सब कुछ सेम है, k सेम है, 8 की पावर y सेम है, बस ये 2 बदला है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। इससे सॉल्व हो पाएगा, तुम्हें x और y कैलकुलेट करने। तो मैंने क्या करा, मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा। अच्छा आप फर्स्ट को सेकंड से भी कर सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट करने से डिवाइड करने से फायदा ये है कि बस 20 डिवाइड बाय 5 होगा तो आंसर 4 आएगा, 5 डिवाइड बाय 20 होगा तो 1/4 आएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं जनरली बड़ी चीज को पहले ऊपर रखता हूं, करने को आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड करा, बताना कितना आएगा, मैंने बोला ये है 20 बराबर में कितना है बोलो, 20/5, 20 वाली है k 4 की पावर x 8 की पावर y, ये है k 2 की पावर x 8 की पावर y। अरे फर्स्ट एंड सेकंड को बोलो क्या कर दो, डिवाइड। बताओ क्या होगा, k से k, इससे ये कैंसिल, बोलो ये कितने पे, 4 पे, ये हो गया 4, ये 4 की पावर x 2 की पावर x, तो दोनों की पावर x होता है तो बोलेंगे 4/2 की पावर बोलो क्या x, कट के हो गया 2। अरे इतना मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता मुझे बताओ। 2 की पावर x बराबर आ गया 4, 2 की पावर x को 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ऑन कंपैरिजन जब मैंने कंपेयर किया इसको तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। कोई प्रॉब्लम है? पेपर में तो बच्चों ये तरीका लिखना पड़ेगा, पेपर में वो नहीं चलेगा, वो ट्रिक है बेसिकली जिसमें आप देख के अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन पेपर में आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। मुश्किल है क्या ये? अच्छा है बताओ, अब मुझे बताओ जिस समय मुझे y निकालना है बच्चों, फोकस करना, जिस समय मुझे क्या निकालना है बोलो y, क्योंकि x तो आ चुका है तो मेरा उस समय x कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए बोलो, x वाला टर्म। तो मेरा पहले वाली इक्वेशन में और थर्ड वाली इक्वेशन में देखो 2 की पावर x 2 की पावर x सेम। देखो मैंने जब x निकालना था तो मेरे को y काटना था, ध्यान सुनो, देखो मतलब मैंने क्या बोला, जब मेरे को x कैलकुलेट करना था तो मैंने y वाली टर्म काटनी थी, और जब मेरे को y कैलकुलेट करना है तो मुझे, तो ऐसी चीजों को डिवाइड करना है कि जब x कैलकुलेट करो तो y कट जाए और जब y कैलकुलेट करो तो x कट जाए। नहीं आई बात समझ में? तो कौन सी वैल्यू? नहीं ऐसा होगा ही नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, क्वेश्चंस की वैरायटी में लेके आने वाला हूं कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओ कितना आएगा सब बच्चे, बताओ भाई, यहां पर बोलो कितना आएगा 10 डिवाइड बाय बोलो कितना 5,
पहले वाले से डिवाइड कर दिया, बोलो कितना आएगा, बोलो k 2 की पावर x 16 की पावर y, ये आएगा बच्चों k 2 की पावर x, बोलो क्या क्या कट गया बच्चों, k से k 2 की पावर x से 2 की पावर x, ये 2 और 16 बाय में 8 की पावर बोलो कितनी y, ये 2 की पावर y और ये 2 की पावर 1, y का वैल्यू, तो बोलो रेट लो एक्सप्रेशन, सब बच्चे बताओ कैसे पता लगा, तो बोलेंगे k n2 की पावर x और h2 की पावर n2 की पावर 2 और h2 की पावर 1। मुझे बताओ, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है वो, बताओ रिएक्शन की रेट किस रिएक्टेंट के साथ ज्यादा सेंसिटिव है, आप बोलेंगे n2 के साथ, किसके साथ कम सेंसिटिव है, h2 के साथ। सर ये दो रेट क्या बता रहे हैं, सर ये सेंसिटिविटी बता रहे हैं, सेंसिटिविटी बता रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज दीज एक्स एंड वाई इंडिकेट्स, ये आपको क्या बताते हैं, इनका क्या मतलब है, चिंता मत करिए, सब कुछ लिखा हुआ बुकलेट में, आपको बस पढ़ना है वहां से, बता मैं सब कुछ रहा हूं यहाँ पर, तो वो कहते हैं इसका क्या मतलब है, तो कहेंगे ये क्या डिटरमाइन करते हैं, सेंसिटिविटी, क्या सेंसिटिविटी डिटरमाइन करते हैं रिएक्शन की रेट की विद द रिएक्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कराऊं और एक क्वेश्चन दूं आपको करने को, ट्राई करिए, ट्राई करिए, जैसे मैं दोनों मेथड से करिएगा। शुरू हो जाओ बच्चों जल्दी से। अगर बच्चों आप क्लास में नोट नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में घर पे कर लीजिएगा, पीडीएफ आएगा आप लोगों के ग्रुप में इसका। चलो पहले रैंडम ट्रिक से आंसर जल्दी बताओ बच्चों, ट्रिक से आंसर बता दो, पहले जो ट्रिक बताइए उसके थ्रू आंसर बता दो। क्या तीन, एक्सप्रेशन बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, ये कि मैं कैसे समझू तीन तुमने H2 के ऊपर लगाया I2 के ऊपर, या तो पावर बताओ H2 के ऊपर इतना I2 के ऊपर इतना, मतलब H2 के ऊपर 4 है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई H2 के ऊपर 4 है, लड़कियां कह रही हैं H2 के ऊपर 4 है, सही बता रही? तनीश नहीं आ रहा, तनीशा सोच रहे हो, दिख रहा है वहां से, इसकी पावर x मान लो, इसकी पावर y, अब बताओ x कितना, x 2, भाई कुछ बॉयज कह रहे हैं x 2, आप कह रहे हैं 4, कोई तो गलत है, 3 है, गुनिष्का कह रहे 3 है, 3x, चलो भाई 3 भी आ गया, लो भाई पूरी क्लास के सारे आंसर आ चुके हैं, 2 3 4, कोई तो सही जाना है, 4 8 8 भी आ गया भाई, ठीक है 8 भी आ चुका है, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन करवाया है बच्चों, मुझे पता है आप गड़बड़ करेंगे। चलो बोर्ड पे देखो, आ जाओ, जहां जहां आप गलती करने वाले हो ना वो सब डाल दिया है, 3। चलिए भाई अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2 आंसर के साथ जाएंगे, जल्दी से एंट्रीज करो 2, ताकि मेरे को पता लग जाए कितने बच्चों सही है। 3 के साथ कितने जाएंगे, 3 3, एक्स की वैल्यू बोल रहा हूं मैं 4, 4 के अलावा वाले एक साथ हो जाओ, कोई नहीं चलो ठीक है। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, आप लोग, अरे इधर क्लास, पहले 2 के जरिए ना, पहले 2 के जरिए H2 की I2 की पावर निकलेगी, किसकी पावर निकलेगी, I2। अच्छा ये मानते हो कि H2 जमा I2 की वजह से 2H है, तो रेट, बच्चों बातें नहीं प्लीज इधर, रेट जो है वो H2 I2 दोनों पे डिपेंडेंट तो होगी, कितनी होगी ये तो मुझे एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, कितनी डिपेंडेंट होगी ये मुझे किससे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट से। मैंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या पाया कि जब ये 3 है ये 6 है तो वो 4 यूनिट से चल रहा है, रेट 4 की स्पीड से चल रही है। जब इसको 3 ही रखा और इसको 6 से 18 कर दिया, 6 से कितना कर दिया,
दिमाग लगाना है। 6 से कितना कर दिया 18। सर 6 से 18 करने का मतलब कितने गुना करा 3 गुना। कितने गुना करा मैंने पाया रेट होगी 4 से 36 यानी 9 गुना। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। I2 को 3 गुना करा। बच्चों एक मिनट आप सब बोलना चुप होंगे बिल्कुल मेरी बात सुनेंगे। इस दौरान मैंने H2 को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। अनुराग बात नहीं प्लीज। H2 को मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। I2 में बदलाव किया और I2 में कितना करा 3 गुना चेंज करने पर रिजल्ट 9 गुना का मिला। दिमाग लगाओ बच्चों मैथमेटिक्स लगाओ। 3 गुना करने पर रिजल्ट 9 गुना मिल रहा है तो स्क्वायर हुआ होगा। क्या हुआ होगा 3 नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारे को क्लास देखो गाइस क्वेश्चन पूरा होने तक आप लोग शोर नहीं करेंगे किसी का भी सही हुआ। आप बोर्ड पे यहाँ पे सुनेंगे डिस्टर्बेंस होती है इससे टॉपिक ही छूटता है। मैंने बोला मैंने इसको 3 गुना करा बच्चों। अब आप बताओ किसी को 3 गुना करने पे रिजल्ट 3 गुना नहीं मिला 9 गुना मिला। आप मुझे बताओ 3 से 9 कैसे आ सकता है। स्क्वायर करने पे तो आएगा ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। दिमाग ये साउंड करता है कि 3 बोल दो आंसर क्योंकि 3 इंटू 3 लगता है 9। बच्चों 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आप बताना 27 हो जाएगा। भाई समझे मेरी बात को कहां गलती कर रहे हो शिवानी नहीं समझे। अच्छा एक्स बताया था कोई नहीं। अभी मुझे बस तुम ये बताओ बच्चों इधर विशेष इधर मैंने I2 को करा 3 गुना और रेट हुआ 9 गुना। तो आप मुझे बस y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू 2 समझ में आ गई। ये नहीं आई तो मुझे अभी बताओ भाई सुष्मिता। अगर मैं इसको 3 गुना कर रहा हूं I2 को पहले 3 गुना कैसे 6 से 18 करा। कितने गुना करा 3 गुना। 3 गुना रेट पे कितना असर पड़ा 4 से 36 यानी कितने गुना बोलो 9 गुना। अब बताओ किसी चीज को 3 टाइम्स करा बट रिजल्ट 9 टाइम्स मिला। कैसे हो सकता है कि 3 का रिजल्ट 9 मिल जाए आप बताओ मुझे। स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है 6 तो नहीं होता 9 होता है ना। दिमाग 6 पे चला जाता है लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने कहा y तो इसका मतलब 2 रहा होगा। सुष्मिता आप क्लियर है। दूसरी चीज बच्चों अब आ जाओ बच्चों H2 के लिए। अब H2 के दौरान बच्चों H2 के दौरान दिव्यांशी क्या कांस्टेंट रहना जरूरी है I2। तो I2 6 सर I2 को कांस्टेंट रखा है सर पहले तीसरे में। बच्चों बातें नहीं भाई पीछे पहले और तीसरे में सर I2 को कांस्टेंट रखा है। H2 बताओ कितने गुना हुआ रेट कितने गुना हुई कर गए सब गड़बड़। बहुत कुछ बच्चों ने आंसर करा उस वाले कोने के बच्चों ने है ना। तो अब बताओ सर ठीक है अब समझ में आ गया शायद। सर मैं कर रहा हूं इसको 4 गुना। अरे समझने तो दो पीछे प्रियांशु क्लास शोर नहीं। देखो बच्चों कंट्रोवर्सी मत करो। देखो क्लास देखो ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो आप लोग थोड़ा सा चुप रहे। जब आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा ना तब आप मुझे बताइए आपसे क्या दिक्कत रही है। लेकिन जब क्लास में क्वेश्चन चल रहा है ना कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं समझ में आया होगा तो उस समय उनको समझने दीजिए। मैंने बोला H2 हुआ 4 गुना। देखो 4 गुना 3 से 12 समझ में आता 4 गुना। रेट हुई 4 से 64। 4 से 64 होने का मतलब 16 गुना होना। किसी चीज को 4 गुना कर रहा हूं बट रिजल्ट 16 गुना का मिल रहा है। 4 का स्क्वायर हुआ होगा ना। क्या हुआ होगा वो गलती से दिमाग कहता है 4 आंसर है क्योंकि 4 इंटू 4 बोलते हैं। लेकिन बच्चों पावर्स चल रही है क्या चल रही है समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं चल रहा है इसीलिए दोबारा क्वेश्चन कराया। मुझे पता है ये दिमाग में चलता है बच्चे गलत करते हैं। तो एक्स भी कितना आएगा क्लियर हुआ। किसके साथ ज्यादा सेंसिटिव है H2 के साथ या I2 के साथ। दोनों के साथ सेम सेंसिटिव है। विशेष नहीं है समझ में दोनों के साथ सेम सेंसिटिव। मुश्किल लग रहा है शायद। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ा दिमाग लगाओ गाइस इधर बिल्कुल बातें नहीं भाई। आपको नाम क्या नाम बोल गया तुम्हारा सचिन। सचिन नहीं समझ में आई ये वाली बात है ना। आप बस इतना देखिए। अच्छा भाई क्लास इधर आप बस इतना देखिए कि पहले 2 एक्सपेरिमेंट में किन्हीं भी 2 एक्सपेरिमेंट में कोई एक चीज कांस्टेंट रखी होगी दूसरी को बदला हुआ। जिसको बदला उसको पकड़ लो कितना बदला। सर पहले 2 में H2 को नहीं बदला। I2 को मैंने 3 गुना करा। 6 से 18 करने का मतलब 3 गुना करना। रेट पर जाके सर देखा 9 गुना का हो गया। सर इसको 3 गुना करा और रेट पर सर कितना पड़ा 9 गुना। तो पक्का स्क्वायर कर रहे होंगे भाई की वाली 2 होगी पक्का। सर पहले और तीसरे की बात अगर मैं करूं पहले और तीसरे की तो पहले और तीसरे के अंदर मैंने देखा बच्चों इसको 6 रखा है। तो मतलब इसका तो इंपैक्ट खत्म हो गया। अब K का कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है। मतलब सारा इंपैक्ट किसका पड़ रहा होगा H2 का। H2 को मैंने 3 से 12 करा यानी 6 गुना 4 गुना करा। कितने गुना करा 4 गुना। रेट पे असर देखा 4 से 64 होने का 16 गुना होना। कितने गुना। तो किसी को 4 गुना करने पर अगर रिजल्ट 16 गुना का मिल रहा है तो 4 का पक्का क्या हुआ है स्क्वायर हुआ है। क्या हुआ है स्क्वायर नहीं आया समझ पक्का। तो ये दोनों पावर 2 आएंगी। अच्छा इसको अगर तुम वैसे करोगे न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे सब बच्चे बताओ। पहले रेट कितनी बोलोगे 4 सब बच्चे बताओ। H2 कितना बोलोगे 3 की पावर x। I2 कितना बोलोगे 6 की पावर y। बच्चों ये भी आना चाहिए भाई आना सारा चाहिए। दूसरा बोलो रेट कितना बोलो 36 बोलो K 3 की पावर x 18 की पावर y।
चलो तीसरी वाली बोल दो बच्चों, तीसरी वाली क्या आएगी? 64 बराबर में के 12 की पावर x। अच्छा बताओ, जिसमें मुझे x कैलकुलेट करना है y कटना चाहिए, जिसमें y कैलकुलेट करना है x कटना चाहिए। लेकिन बात समझ आई? लॉजिकली मैथमेटिक्स है भैया। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ आप लोग पहले और दो को पकड़ लीजिए, पहले दो को सॉल्व कर लीजिए। 36 को मैं ऊपर रख रहा हूं बच्चों जानबूझ के, थोड़ा इजी रहता है। 36/4, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 36/4 ये हो जाएगा के 3 की पावर x 18 की पावर y। नीचे बोलो क्या? के 3 की पावर x। चलो बोल दो फटाफट से बोल दो क्या आंसर आएगा। ये कट के बोलो कितना हो गया? 9। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। दोनों के ऊपर पावर y है तो कॉमन पावर y कर दी। बोलो कितना आया? 3 की पावर y है 9। 3 की पावर y बच्चों, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। कंपैरिजन करो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसे कर लेना कैलकुलेट, डाउट लगे तो। नहीं है समझ में? x कैसे होएगा कैलकुलेट कर पाओगे? अब x के लिए मैं आपको डाल देता हूं यहां पर, x खुद कैलकुलेट करेंगे। नहीं है बस में? कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे ये बताओ बस, पक्की बात है। एक और क्वेश्चन दूं, आपकी करेंगे जल्दी से आंसर? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस बार लड़कियों आप लोगों को सही करना है। अच्छा कुछ अच्छे कह रहे, ऐसे ही बता दूंगा। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, बता तो वैसे तुम दोगे। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, एक बात और सुनो। आप लोग कभी भी दूसरे तीसरे में चेक मत करना। क्यों नहीं करना दूसरे में? अभी के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि H2 भी बदल गया, I2 भी बदल गया, दोनों बदल गया। तो रेट का असर किसी एक की वजह से नहीं है, दोनों की वजह से। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आ पाएगा कि इसका कितना इंपैक्ट है, उसका कितना इंपैक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी एक का इंपैक्ट जिससे मैं निकाल रहा हूं उसमें दूसरा बोलो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इसका असर जानना चाहते हो तो दूसरे वाले को समय के लिए क्या कर दो, बोलो कांस्टेंट। क्लियर हुआ कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया सचिन समझ में? क्वेश्चन ट्राई करेंगे अगले वाला। सभी बच्चों को कैलकुलेट करना है, जल्दी नहीं करनी है, तसल्ली से करना है। चलो अरे हो जाएगा। बोल लो भाई, वो कह रहा जीरो कंसीडर ही मत कर। चलो करके दिखाता हूं। हेलो हेलो, हाँ x2 y4 y1। अरे लड़के मैथ जल्दी कैसे कर रहे हैं? x2 लड़कियों इस बार तुम ज्यादा हो नंबर्स में, तो पता है। नितिन तेरी कॉपी किताब कहाँ है? तेरी कहाँ है भाई? तेरी कॉपी किताब कहाँ है? ऐसा मत करो 12th क्लास में भाई, मजाक नहीं 12th क्लास में। समझ में नहीं आ रहा? कनिष्का आंसर आया? आंसर नहीं आया? हाँ बोलो। x2 y1 बच्चों, तुमने करा नहीं है ना कैलकुलेट? बोला हाँ x2 तो बोला था। y1 करो करो करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे एक्सप्रेशन? लिख रहे हो ना एक्सप्रेशन? अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों,
अब ये तीसरी बारी में सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड पे देखो, पहले वाले में पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान NO को रखा 0.30, कशिश नाम है ना, 0.30, O2 को बोलो कितना रखा 0.30, रेट चल रहा है इतनी स्पीड से, एक से तो पता लगना ही नहीं कुछ भी, जब तक सेकंड में नहीं आएंगे पता लगेगा नहीं कुछ भी। सेकंड पे गए, सेकंड पे किसको बदला ध्यान से देखना, O2 तो कांस्टेंट रखा, O2 तो मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है, O2 में कोई बदलाव नहीं है, K तो कांस्टेंट है, वैसे ही सारा कुछ बदलाव इसका है। मैंने कहा 0.30 तो 0.60, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, दुगना हो रहा है, कितना हो रहा है दुगना। और अगर बच्चों तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ठीक हो ना, ये दिख जा रहा है 4 गुना है, कितने गुना है, ये 96 है, ये 384 है, और 4 बार कम होगा तो बेसिकली 84 ही आएगा, नहीं आता डिवाइड करके देख लीजिए 4 गुना मिलेगा। ये हमेशा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, हमेशा ऐसे ही हो रहा होगा, इसको इतने करा तो उसको उतना गुना, कुछ ना कुछ मल्टीपल से मिल रहा होगा। क्लियर हुआ? तो मैंने बोला कि सर मैं ये देखता हूं कि NO को दुगना करता हूं तो रेट 4 गुना होती है। अब दिमाग लगाओ, दुगना करते हैं तो रेट 4 गुना होती है, तो दुगने का बोलो क्या करा है, स्क्वायर करा है, क्या करा है बोलो, ये तो आगे आंसर दो। अब मैंने देखा पहले और तीसरे को, पहले तीसरे में NO को कांस्टेंट रख दिया, जो कि जरूरी है, एक चीज तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब O2 को मैंने दुगना करा, सर उसको देगा 0.096 से 0.192, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, दुगना हो रहा है। और किसी को दुगना करने पे दुगना हो रहा है, किसी को दुगना करने पे दुगना हो रहा है 1। कोई प्रॉब्लम है? बोलो रेट कितना आ गया? अच्छा, कैलकुलेशन खुद कर पाओगे? एक और दूं? लिखो, टफ देते थोड़ा सा, अरे लो भाई टफ लो। बच्चों बातें नहीं प्लीज। नहीं, यहां पर कुछ हो रहेगा, एक सेकेंड। कर दो। बच्चों शोर नहीं, शोर नहीं। 3 और 1/3। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो हर बार क्वेश्चन में कुछ क्लास, अब ध्यान से सुनो बच्चों, इधर देखो टाइम कम बचा है, पहले बोर्ड पे सुनो। मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसमें फिर से वही आप काम करेंगे जो हर बार कर रहे हैं। देखा पहले वाले को, अगले वाले में देखा ए को सेम रखा, तो किसका असर देखेंगे, बी का। बी को करा 3 गुना, और रेट पर जब असर देखा तो वो कुछ भी नहीं हुआ, वो 1 गुना ही हुआ। किसी को 3 गुना करा बट वो 1 गुना ही हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप इसको 3 गुना कर रहे हो बट रिजल्ट जो है ना वो 3 गुना हो ही नहीं पा रहा। 1 टाइम्स का मतलब होता है कोई असर ना पड़ना। बोर्ड पे 1 टाइम्स का मतलब क्या होता है एनसी का, कोई असर। 4 का 4 ही रहा, मतलब कोई असर नहीं रहा ना।
बच्चों पीछे भैया आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इधर अनुराग, मैंने बी को करा 3 गुना बट रेट मेरी सेम की सेम रही। अब आप बताओ किसी चीज को तुमने करा भी मल्टीपल्स में बट असर नहीं पड़ा। 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। किसी की पावर क्या होगी, कुछ असर ही ना पड़े, बेसिकली जीरो। किसी की पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर जीरो क्या होता है। आपने 3 गुना करा बट असर ही नहीं पड़ा। सेम का मतलब क्या है बोलो, असर ही नहीं पड़ा। तो ऐसा कब हो सकता है, पावर क्या रही हो जीरो। तो किसी की पावर जीरो जीरो मत कर देना भाई, सुनो मैथमेटिक्स ऐसा मत कर देना 3 की पावर जीरो जीरो जाएगा। किसी की भी पावर जीरो बोलो क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर जीरो क्या होता है। तो अगर कोई असर नहीं पड़ रहा इसका मतलब बिल्कुल 1 टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स का मतलब कि पावर क्या रही होगी जीरो। तो जीरो पावर का भी क्वेश्चन हो गया, नहीं आया समझ में। तो मैंने बोला वाई तो बच्चों कितना हुआ जीरो। चलो एक्स बता दो बच्चों, 3 गुना करा 4 से 108, 3 गुना करा बट रिजल्ट मिला 27 गुना। 3 का स्क्वायर हुआ होगा तो 9 गुना बनेगा, 3 का क्यूब हुआ होगा तो 27 गुना बनेगा। मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3। सुष्मिता नहीं आया समझ में, अब क्लियर होने लग गई ये चीजें, इजीली पकड़ में आएगा भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ए क्लास इधर शोर हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, ये तुम्हारी फिर मैं दोस्ती आगे पीछे कर दूंगा, ध्यान रखना। जो बैठे अपनी मर्जी से फिर आगे पीछे बढ़ाने लग जाऊंगा। इधर सुनो, ये समझ में आया सब बच्चों को। अब बताओ किसी की पावर, अब आप फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन को सुनिए भाई। तो मैंने जो तुम्हें आज बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन कराया, कहां गए, ये रहा। ये जो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन तुम्हें कराया, बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है। बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि किसी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी ज्यादा सेंसिटिव रहने वाली, और ये सेंसिटिविटी पता लगेगी इस पावर एक्स और वाई से। और क्या ये एक्स और वाई पावर सीधा रिएक्शन को देख के बता पाओगे आप लोग, नहीं, हम ये बता पाएंगे एक्सपेरिमेंटली। सर हमें पहले एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें हमने देखा मैंने ए को बदला तो क्या असर पड़ा, बी को बदला तो क्या असर पड़ा, उसके जरिए मुझे पता लगा ये कितनी सेंसिटिव रिएक्शन की रेट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेंसिटिविटी तो भैया एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगी ना। अब एक्सप्रेशन से क्या पता लगता है वो समझ में आ गया सब बच्चों को। अर्जुन क्लियर हो गया पीछे। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि जब मैं इस तरह के क्वेश्चन बनाता हूं तो बस मुझे ये देखना है कि मेरी जो रेट है ना वो इस पर भी डिपेंडेंट होगी, इस पे भी, लेकिन कितनी डिपेंडेंट होगी वो पता लगेगा पावर एक्स और वाई से। पैक मत करो, भी क्लास खत्म नहीं हुई है। पावर किससे पता लगेगा बोलो, एक्स और वाई से। और वो एक्स और वाई कैसे पता लगेगा बताओ जरा बराबर से, पीछे बात नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है, दुगुना करा 4 गुना हुआ, सब पता लग गया। दुगुना करा दुगुना हुआ तो पावर 1 होगी बेसिकली। इसको ऐसे भी करना आ गया, लॉजिकली भी करना आ गया, मैं ट्रिक के तरीके से भी आ गया। और मुझे बताओ इसका आंसर जैसे क्या है 2 और 1, क्या उन स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसका कोई लेना देना है। मैं इसको निकलवाते वक्त कभी उन पर ध्यान भी देता हूं, बिल्कुल नहीं, देना ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकलती हैं, वो थ्योरेटिकल वैल्यूज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए ये वाले, ये भी समझ में आया, ये फ्रैक्शन में भी पॉइंट भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया। अब क्या हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5 मिनट लगेंगे लास्ट। इसका आंसर बराबर से बताना, बोर्ड पे क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाट विल बी द बच्चों बोर्ड पे देख लो। चलिए बोलिए आंसर।
बताओ बच्चों, आंसर बताओ, क्वेश्चन लिखो। आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया हुआ है आप खुद देखो ना, पहले सॉल्व करके देखो खुद से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो रेट है बेसिकली वो रेट पहले बोला R1 है। R1 का मतलब हो गया K N2 की पावर 2 O2 की पावर 3। इज इट फाइन? इसको R1 बोला है, कह रहे इनिशियल रेट को R1 बोल दो। लेकिन अब क्या कहता है, अगर मैं कंसंट्रेशन N2 और O2 की 3 गुना और 2 गुना करता हूं, दोनों में चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे रेट लो एक्सप्रेशन बना बनाया मिला हुआ है, मैं निकाल सकता हूं ये चीज। समझो ये सेकंड वैरायटी क्वेश्चंस की। पहले वाली वैरायटी समझ में आ गई बच्चों को, सेकंड वाले में कुछ है ही नहीं दम। जिस बच्चे ने सीख लिया वो टॉपिक इसको एक दिन से पकड़ लेगा। वो क्या कहेगा बोलो, अगर मैं N2 को कर दूं कितने गुना, 3 गुना, और O2 को कर दूं 2 गुना, तो बताओ नई रेट पुरानी रेट से कितने गुना बढ़ जाएगी। दोनों को बदला है, एक को नहीं बदला, दोनों को बदला है। तो मुझे बताओ जरा नई रेट कितनी आएगी। तो नई रेट आएगी, आप कहेंगे सर N2 को कितना करा, बताओ। N2 को करा 3 गुना, तो 3 गुना ऑफ N2 की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा, 2। मुझे बताओ O2 को कितना गुना करा, बोलो 2 गुना। O2 को 2 गुना, तो 2 टाइम्स ऑफ O2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? पक्का बताओ। इसको 3 गुना कर दिया, उसको 2 गुना कर दिया। अरे वैसे भी डायरेक्ट सोच सकते हो, 3 गुना करा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। नो टाइम्स का इंपैक्ट इसने डाला होगा। इसको दुगुना करा तो 2 की पावर 3, बोलो कितना, 8। नहीं आया समझ में? क्या नाम है? जैस्मिन। जैस्मिन नहीं आया समझ में? मैंने बोला इसको मैंने तिगुना करा तो 3 का स्क्वायर बोलो कितना है, 9। 9 टाइम्स का रिजल्ट ये डालेगा। और इसको दुगुना करा तो 2 का 3 की 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। तो 8 इंटू 9 कितना आएगा, 72 टाइम्स। कितना टाइम्स बोलो? तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोलो सी ऑप्शन। इससे भी करेंगे तो बोलो कितना आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर बोलो कितना बच्चों, इधर 3 का स्क्वायर 9, 2 के पावर 3 बोलो कितना, 8। के N2 की पावर 2, O2 की पावर 3 बोलो कितना आ गया, 72 टाइम्स। ये क्या है बोलो, ये है R1, 72 टाइम्स ऑफ R1। कुछ समझ आया? इस बार का जो बोर्ड में क्वेश्चन आया है 1 मार्क का MCQ, बस उसका आंसर करिए, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसका फटाफट से मुझे बस आंसर बता दो। ये तुम्हें समझ में आ गया ना? इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्लास शोर नहीं करने यार। चलो देखते कौन बच्चा बता पाएगा भाई। ये रिसेंट ईयर यानी जो अभी बच्चों ने 5-10 दिन पहले पेपर दिया उसका क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, इन्होंने ना क्या करा है, ऑर्डर के बारे में पूछा। ऑर्डर हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन कोई नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें ऑर्डर अभी नहीं भी पता है ना तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऑर्डर किसको बोलते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तुम अभी हल्का सा हिंट देता हूं ऑर्डर का। ये जो पावर्स होती है ना, ये जो पावर्स होती है ना, कल बताऊंगा इन्हीं को ऑर्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो इनको? कुछ नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर कर दो। ऑर्डर भूल जाओ, अभी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नहीं बताया। ए बस भाई, the rate of the reaction increases 16 times when the concentration of the reactant increasing 4 times। किसी को 4 गुना करा बट रिजल्ट 16 गुना का मिला है। कितने का बताओ, क्या ऑर्डर रहा होगा? ऑर्डर छोड़ दीजिए, अभी ऑर्डर नहीं बताना, पावर बता दो बस। कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। कौन सा रहेगा? अबे डी क्यों होएगा, बी होएगा ना। बी बोल रहे हो? 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 16 आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे। प्रगति इधर पीछे भाई, क्लास देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप कर रहे हो ऑर्डर क्या है सर ना। देखो बच्चों, ऑर्डर ना, रुको, ऑर्डर ना अगली क्लास का टॉपिक है, ठीक है। वो मैंने बस ये देख लिया कि क्वेश्चन उस तरह का था, मैंने इसे आपको करवा दिया। लेकिन तुम मुझे बस इतना बताओ क्लास, ये जो तुम्हें रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया गया है, ये तुम लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? पीडीएफ तुम लोगों के ग्रुप में आ रहा है, आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। क्लास में हम इसी में चलेंगे, जो क्लास में करा रहे हैं आप लोग घर पे पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई सारी क्लास? वीडियो रात तक ग्रुप में हो जाएगी अपलोड। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है बच्चों, आप लोग मेरे को भी रुक के नंबर बताओगे, अपना ग्रुप में ऐड होगे, उसी में वीडियो आनी, उसी में पीडीएफ आनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज इतना ही है।